नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। जैन मुनियों की अगुवाई में हिंदूवादी पहुंचे 2.5 दिन के झोपड़े का मुआयना करने। पूर्व में जैन मंदिर और संस्कृत महाविद्यालय होने का किया दावा। आना सागर के जलकुंभी को जड़ से समाप्त करने के लिए एक नई पहल। दिल्ली की एक फर्म ने दिया एक्वेरियम डेमोन्स्ट्रेशन। जमीनी विवाद के चलते पार्षद ने पुलिसकर्मी को किया लहूलुहान। पीड़ित की हालत बताई जा रही है गंभीर। जौली LLB 3 की शूटिंग को लेकर DRM ऑफिस को भी नोटिस। अजमेर जिला बार एसोसिएशन को आपत्ति। खंडित मूर्तियों में तस्वीरों का ब्राह्मण समाज ने किया संग्रहण। विधि विधान से हवन यज्ञ के बाद विसर्जित किए जाने का कार्यक्रम। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। 2.5 दिन के झोपड़े में पूर्व में जैन मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय संत श्री सुनील जी सागर महाराज व अन्य जैन संत पहुंचे और 2.5 दिन के झोपड़े का मौका मुआयना किया। आज प्रातः 6 बजे से जैन समाज में श्री संत सुनील सागर जी महाराज फव्वारा
सर्किल से दरगाह बाजार होते हुए 2.5 दिन का झोपड़ा पहुंचे। जैन समाज के अनुसार 2.5 दिन का झोपड़ा पूर्व में संस्कृत विद्यालय होने से भी पूर्व एक जैन मंदिर या स्थल था। उपयुक्त मामले में आज संतों द्वारा साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। 2.5 दिन के झोपड़े में मूर्तियां भी देखने को मिली है। 2.5 दिन के झोपड़े में प्रवेश के दौरान स्थानीय मौलाना द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास यह कहते हुए किया गया कि आप नग्न अवस्था में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, जिस पर विश्व हिंदू परिषद के मौजूद पदाधिकारी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जैन संत ऐसे ही रहते हैं, यदि किसी को आपत्ति है तो यह उसकी समस्या है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल भी मौजूद रहे। जो यहाँ पर प्राचीन समय के अंदर और विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा जो कंठाभरण नाम की संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी और कालांतर के अंदर विधर्मियों द्वारा उस पर अधिकार कर उसे 2.5 दिन का झोपड़ा इस प्रकार से नाम दे दिया गया। उस स्थान पर जहाँ पर उसका जो सर्वे हो रहा है, जो व्यक्तिगत रूप से लोग सर्वे कर रहे हैं, वो सभी जानते हैं वहाँ पर जो भी निर्माण किया गया है, जो स्तंभ हैं, उनके ऊपर भगवती महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और देवी देवताओं के चिन्ह हैं, जिनको खंडित कर दिया गया है, जिनके मुख को मिटा दिया गया है। ऐसा वो स्थान है जो कि शुद्ध और सात्विक रूप से सत्य सनातन धर्म का ही वह स्थान है। और ऐसे स्थान बहुत सारे हैं जहाँ पर जो हिंदू धर्म के जो प्रतीक हैं उन्हें मिटा करके और विधर्मियों द्वारा अनेकानेक प्रकार से अपने उन्होंने चिन्ह वहाँ पर स्थापित किए। तो आज प्रातःकाल 6:30 बजे करीब पूज्य जैन संत सुनील सागर जी महाराज के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद और अन्य सभी हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ चल करके वहाँ का दौरा किया और निरीक्षण किया और पूज्य सुनील सागर जी महाराज के वहाँ पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। और उन्होंने भी बताया कि उन्होंने जैन मंदिर में गए थे जहाँ पर कुछ खंडित मूर्तियाँ देखी, तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये खंडित मूर्तियाँ कहाँ से आई। तो फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें जब बताया गया ये सभी जो खंडित मूर्तियाँ हैं यह उस जो 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कहा जाता है, जो प्राचीन काल की संस्कृत पाठशाला है, वहाँ की खुदाई से निकले हैं। और इसी जिज्ञासावश विश्व हिंदू परिषद इत्यादि अन्य संगठनों के साथ और पूज्य सुनील सागर जी महाराज ने वहाँ का दौरा किया है और सभी कार्यकर्ताओं को अपना शुभ आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो ऐसे जो भी स्मारक हैं जिन पर कालांतर में विधर्मियों द्वारा कब्जा कर लिया गया, इस दिशा के अंदर यह एक प्रारंभ किया जा रहा है। उन सारे के सारे सभी स्थान जो सनातन हिंदू धर्म के हैं, हिंदुओं के हैं, वे सभी हिंदुओं को पुनः वापस मिलने चाहिए और उन पर से जिन्होंने भी अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है वो कब्जा हटाया जाना चाहिए। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अब आना सागर झील को जलकुंभी के नरक से बचाने के लिए दिल्ली से एक निजी कंपनी को बुलाया गया है, जिसने एक्वेरियम टेस्ट के माध्यम से मेयर ब्रजलता हाड़ा को डेमो दिया है। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने के बाद भी आना सागर की जलकुंभी खत्म नहीं हुई है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार को भी पत्र लिखा और आज दिल्ली से आई एक वाटर ट्रीटमेंट कंपनी की टीम ने उन्हें डेमो दिया है। कि आज जो डेमो हुआ है जलकुंभी को लेके, तो बाहर से कंपनी आई है वेब्स इनोवेशन इंडिया, तो इनके इंजीनियर आज आए थे तो इन्होंने डेमो दिया हमको। तो उन्होंने बताया है कि मतलब जो ये केमिकल डालेंगे इनसे जलीय जीव जो अपने आना सागर में उनको कोई मतलब नुकसान नहीं होगा और जो जलकुंभी है वो उसमें क्या ख़त्म हो जाएगी। तो उनको इसमें 4 से 5-6 महीने लगेंगे इनको ठीक करने में, और पानी जो बिल्कुल ब्लू पानी होता है ना उस तरह का ये करके देंगे। तो अभी हमने इनको जो है DPR बनाने के लिए बोला है कि आप बताओ, फिर हम इस विषय में सोचेंगे क्या करते हैं क्या नहीं। कहाँ से टीम आई है? ये टीम आई है दिल्ली से। आपने भी लेटर लिखा है मैडम लगातार? आज मैंने सरकार को लेटर लिखा है कि इससे मतलब जितना हम इसको वो कर रहे हैं ख़त्म, वो उतनी बढ़ती जा रही है और पैसा जितना 2 करोड़ से ऊपर हमारा खर्च हो गया, उसके बाद भी स्थिति वही की वही है। तो सरकार को कहा है कुछ प्रयास करें, वो भी कुछ करें इस जलकुंभी को लेकर। वहीं जब मीडिया ने कंपनी के MD प्रशांत शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि आना सागर झील की हालत इस वक्त काफी खराब है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि 6 से 7 महीनों के भीतर बिना किसी जलीय जीव जंतु को हानि पहुंचाए वे आना सागर को जलकुंभी से निजात दिला देंगे। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने इससे पहले भी 45 से ज्यादा झीलों को सफलतापूर्वक ट्रीट किया है। आज उनकी कंपनी ने एक्वेरियम टेस्ट के माध्यम से डेमो दिया, जिसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई है कि आना सागर की सफाई का जिम्मा सौंपा जाएगा और वे आना सागर को जल्द से जल्द जलकुंभी के नरक से बचाकर आजादी दिलाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा रहा। आना सागर लेक की जो जलकुंभी की परेशानी थी पिछले काफ़ी समय से हम महसूस कर रहे हैं और लगातार
मीडिया और प्रशासन में भी खलबली है कि इसको जल्दी से जल्दी समाधान इसका निकाला जाए। इसी के लिए मैं यहाँ पर आया था और मेरी कंपनी जो वैक्सो इनोवेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है, मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पर आपको इस समस्या से निजात दिलाना है। इसको लेकर के हमने कुछ सॉल्यूशंस यहाँ दिए हैं, एक्वेरियम टेस्ट हमने यहाँ कराए हैं और रिजल्ट्स बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का डेमो है। इससे एक्वेटिक लाइफ पूरी तरह से सस्टेन है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हमने नॉन कार्सिनोजेनिक केमिकल्स का यूज़ किया है इसके अंदर, प्लस एक्वेटिक लाइफ को ध्यान में रखते हुए जिससे कि जलीय जीव जंतु को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए हम यहाँ प्रयासरत हैं। अगर यदि हमें यहाँ पर काम मिलता है, होपफुली मिलेगा ही, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी से यहाँ पर प्रयासरत हैं। लगभग 6 से 7 महीने हम लेके चल रहे हैं। हो सकता है 5 महीने में हम इसको पूरा आना सागर लेक क्लीन कर दें, लेकिन मैं सेफ साइड में 6 से 7 महीने का टाइम लेके इससे पहले भी सर कहीं किशनगढ़ स्थित राठौड़ा की ढाणी कॉलोनी से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के चलते पुलिसकर्मी भूप सिंह के साथ पार्षद मनीष खंगारोत ने जमकर मारपीट की और उन्हें लहूलुहान कर दिया। पीड़ित भूप सिंह के पुत्र नरेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान उनके पूरे गाँव को 32 बीघा जमीन आवंटित कर राठौड़ा की ढाणी कॉलोनी को विस्थापित किया गया था। उसके बाद से ही बदमाशों द्वारा उनकी जमीन पर निरंतर कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज सुबह पार्षद मनीष खंगारोत, जो उनके वार्ड का पार्षद नहीं है, फिर भी जेसीबी लेकर और कुछ असामाजिक तत्वों के साथ स्कूल की जमीन पर पहुंचे और कब्जा करने का प्रयास किया, जिसका पीड़ित पक्ष द्वारा विरोध किया गया। इसके बाद पार्षद मनीष ने घर पर सो रहे उनके पिताजी भूप सिंह के ऊपर तलवार, लाठी व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। नरेंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि उनके पिताजी भूप सिंह स्वयं गीगल थाने में तैनात हैं और कानून की रक्षा करने वाले का ही घर सुरक्षित नहीं है। इसके पश्चात पीड़ित को यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उनको अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत अत्यंत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। किशनगढ़ न्यू हाउसिंग बोर्ड विस्थापित कॉलोनी राठौड़ा की ढाणी एयरपोर्ट विस्थापित कॉलोनी, जो हमारा गाँव खाली हुआ था, उसके अंदर हमको जमीन दी गई थी सरकार की तरफ से स्कूल के लिए। स्कूल की जमीन के ऊपर मनीष पार्षद, जो उसका पार्षद वार्ड भी नहीं लगता है, उसके बावजूद वो वहाँ पे जेसीबी लेके आया, नींव में गुदारा था। हमने बातचीत की, उसको रोका, उसने 10-15 गुंडों को बुला के घर में घुस के और सो रहे थे पापा वगैरह, इनके ऊपर कुंवाड़ियों से, तलवारों से, डंडों से हमला किया है। और कानून से यही कहना चाहता हूँ मैं कि अगर पुलिस वाले अगर सही सलामत नहीं है तो आम जनता क्या सही सलामत रह पाएगी? अगर पुलिस वाले ही अगर इनके साथ ही ये हो रहा है तो आम जनता कहाँ जाएगी फिर? मेरे पापा का नाम भूप सिंह जी, कहाँ पोस्टिंग गीगल थाने, और काको से आए जो एक्स आर्मी मैन है, अभी रिटायरमेंट हुए हैं, बजरंग सिंह सांगला। ये सब केवल पार्षद के मनीष खंगारोत पार्षद, उसने जानलेवा हमला किया है। ये अपने वार्ड है, हमारा वार्ड लगता भी नहीं है, 31 नंबर वार्ड है, शायद 31 नंबर वार्ड का पार्षद है मनीष खंगारोत। विवाद स्कूली जमीन के ऊपर ये जेसीबी लेके कब्जा करने के लिए आया था वहाँ पे। ये न्यू हाउसिंग बोर्ड किशनगढ़ विस्थापित राठौड़ा की ढाणी कॉलोनी, नरेंद्र सिंह, आप क्या लगता है? मैं उनका पुत्र हूँ। अभी अपने यहाँ वाईएन से यहाँ पे अजमेर रेफर किया है जेएलएन हॉस्पिटल में। स्थिति अभी गंभीर है अभी स्थिति। विवाद हमारा गांव खाली हुआ तब से विवाद चल रहा है। जब से एयरपोर्ट गांव खाली हुआ है एयरपोर्ट के अंदर, तब से विवाद चल रहा है। आए दिन वहाँ पे गुंडे आते हैं कब्जे करने के लिए, हम कभी इनको भगाते हैं, कभी उनको भगाते हैं, और कानून भी कुछ नहीं कर रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। हमको अलॉटमेंट गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा अलॉटमेंट की गई थी स्कूल की जमीन। जॉली LLB 3 की शूटिंग अजमेर के DRM ऑफिस परिसर में की जा रही थी, जिसको लेकर अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने आपत्ति जाहिर की व परिवाद दायर किया था। साथ ही DRM ऑफिस को नोटिस जारी किया गया है, जिस पर DRM ऑफिस महाप्रबंधक राजीव धनखड़ का कहना रहा कि फिल्म की शूटिंग के लिए DRM ऑफिस को इस शर्त पर दिया गया था कि पिक्चर की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद एक ड्राफ्ट कॉपी पेश की जाएगी और फिल्म को देखने के बाद ये तय किया जाएगा कि कहीं भी DRM ऑफिस परिसर का दुरुपयोग न किया गया हो, तभी फिल्म को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही उनका कहना रहा कि पूर्व में भी कई प्रकार की शूटिंग रेलवे परिसर, रेलवे प्लेटफॉर्म व ट्रेन में की गई है, उसी प्रकार जॉली LLB 3 को फिल्माया जा रहा है। मुझे पता लगा है कि मेरे ऑफिस में नोटिस रिसीव हुआ है। अभी उस नोटिस को पढ़ना ज़रूरी है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, बट नोटिस के हम कदर करते हैं और इसका जो भी हमारी तरफ से कहना है हम न्यायालय में अपना जवाब जमा कर देंगे।
देखिए, ये जॉली LLB 3 मूवी बन रही है। जॉली LLB 1 जो मूवी थी वो भी कोर्ट और अधिवक्ताओं से रिलेटेड कहानी पर बनी थी, जिसको कि नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था और इसको विभिन्न प्रकार के भारत सरकार द्वारा इनाम भी मिले हैं। उसी की कड़ी में ये थर्ड मूवी है। इसकी स्टोरी हम लोगों ने नहीं ली है, जो जिस कंडीशन पर दिया गया है कि जब शूटिंग कंप्लीट होने के बाद में जब इनकी कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगा तब वो हमें इसकी एक ड्राफ्ट कॉपी सबमिट करेंगे और जिसको कि हम लोग देखेंगे कि किसी भी तरह से रेलवे का और इस परिसर का दुरुपयोग उसके अंदर ना हुआ हो, तभी उसको मंजूरी करेंगे कि वो आगे उसको अपनी पिक्चर का हिस्सा बना सकते हैं नहीं बना सकते। हमने अप्रॉक्सीमेटली 27 लाख रुपीज़ का अमाउंट लिया है, जो हमारे रेल मंत्रालय की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत इन्होंने अप्लाई किया था और हमारे मुख्यालय ने इसको उस पर वर्कआउट करके इस अमाउंट को निकाल करके उनसे मांगा है। रेलवे अलग अलग वक्त पर रिकॉर्डिंग के लिए अपने परिसर देती है। रेलवे स्टेशन भी देती है, रेलवे ट्रेन्स के अंदर भी शूटिंग होती है, बर्निंग ट्रेन और काफ़ी मूवीज़ बनी हुई हैं रेलवे को चला करके, और वो शूटिंग कोई रेलवे देता रहता है। परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस बार अजमेर में एक नई पहल की गई, जिसमें शहर के कोने कोने में 2 रथ रवाना किए गए, जिन्होंने खंडित मूर्तियों में तस्वीरों का संग्रहण किया। आज उन्हीं खंडित मूर्तियों का राजेश्वर मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ हवन यज्ञ करके विसर्जन किया गया। इसी हेतु राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मीना शर्मा ने सभी से आह्वान किया कि यदि उनके घर में कोई भी खंडित मूर्ति तस्वीर आदि हो तो उनको ऐसे कहीं पर भी ना छोड़ें, उन सभी को इस रथ में जमा कराएं, जिनका पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन किया जाएगा। विभिन्न तरह की धार्मिक सामग्रियाँ, जिसके अंदर मूर्ति, तस्वीरें, कोई धार्मिक पुस्तकें जो आपके पूजा करने योग्य नहीं रही है, वैसे आस्था कभी खंडित नहीं होती है, क्योंकि वस्तुओं की बात है। तो अगर वो खंडित हो गई है तो कृपा करके उनको इधर उधर ना डालें, ना कहीं खाली स्थान पर रखें, ना पेड़ के नीचे रखें, आप उन्हें एकत्रित करें। ये एक अभियान चलाया गया है अभी पिछले 3 दिनों से, और हर वर्ष इसी तरह एक अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रत्येक गली मोहल्ले में पूरे शहर के अंदर विभिन्न तरह के वाहन रथ घुमाए जाएंगे, जिसके माध्यम से सभी आस्था से संबंधित चीज़ें जो खंडित हो गई हैं उन्हें एकत्रित करके एक महायज्ञ के रूप में आयोजन किया जाना चाहिए और जा रहा है। आज इसी संदर्भ में यहाँ पर राजराजेश्वर मंदिर के अंदर महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस महिला शक्ति के द्वारा जो ये पहल की गई है, इसका पूरे शहर भर में सभी साथ दें, प्रत्येक समाज का प्रत्येक वर्ग इसमें साथ दें, ना किसी चीज़ को कोई खंडित होकर इधर उधर ना फेंके, और इस महायज्ञ के माध्यम से विभिन्न तरह के मंत्रोच्चारण करके इनका विसर्जन किया जाएगा। और आज इसी संदर्भ में राजराजेश्वर मंदिर में ये महायज्ञ आयोजन किया गया है, जिसके अंदर पूरी महिला शक्ति और पूरे समाज के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर शामिल है। और मैं निवेदन करती हूँ कि जब भी ये यज्ञ हो तो प्रत्येक समाज का वर्ग यहाँ पर उपस्थित हो, और ये आने वाली युवा पीढ़ी, नव युवकों को ये संदेश मिले कि आस्था कभी खंडित नहीं होती है, वस्तुएं खंडित होती है, उन खंडित वस्तुओं को भी एक विधि विधान के साथ विसर्जन किया जाना चाहिए। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आज अजमेर में राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। किन मांगों को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं? राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ BMS के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान आज राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक जिले में 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी क्रम में हम आज श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमारी प्रमुख रूप से मांग ये है कि पूर्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मानदेय एक साथ जमा होता था, लेकिन चुनाव पूर्ववर्ती सरकार ने इसे अलग अलग कर दिया गया है, जिससे आज दिनांक तक 4 माह का केंद्र सरकार का मानदेय बकाया है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ राजस्थान प्रदेश को छोड़ के वर्तमान में भी एक मुश्त दिया जा रहा है। अतः इसे पुनः के भांति एक साथ केंद्र और राज्य सरकार का मानदेय जमा कराया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि वर्तमान में 22 जून को महिला पर्यवेक्षकों के प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, जबकि पूर्व में 2004 में जो हमारा 50% कोटा आरक्षित है, उसमें बिना परीक्षा लिए वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की गई है। अतः 2004 की भांति आयु सीमा के बंधन को हटाते हुए हायर सेकेंडरी पास को योग्यता के आधार पे जो है महिला पर्यवेक्षक बनाया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि सेवानिवृत्ति पे इनको ग्रेजुएटी के रूप में 3 लाख रुपए एवं पेंशन के रूप में 5,000 रुपये प्रतिमाह दिलाया जाए। इसी तरह राज्य सरकार भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार आते इनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी, 12,000 रुपये मानदेय किया जाएगा, परंतु मात्र 10% 450 रुपये बढ़ाए गए हैं। अतः हमें 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिलाया जाए। इन सब मांगों को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। जय अम्बे सेवा समिति द्वारा जीलन हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए वाटर कूलर भेंट किए गए, ताकि वहां आने जाने वाले मरीजों को इस भीषण गर्मी में पानी की सुविधा मिल सके। के द्वारा जेलन अस्पताल में हमने जो है 4 वाटर कूलर स्टील बॉडी के दिए हैं, जो मरीजों की और उनके अटेंडेंट्स की सहायता के लिए, क्योंकि 42 डिग्री पे भी टेम्परेचर चल रहा है, तो गर्म पानी बहुत होने की वजह से लोगों को ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा था। इसी संदर्भ में हमने आज जो है ये कमेटी ने निर्णय किया और कमेटी ने जो है ये कूलर जो है इनको दिए हैं। और कूलर देने के बाद ये हमारा संकल्प ये हमने कहा है कि आपके इनकी मेंटेनेंस का, इनको ठीक करने का, कोई कूलरों को कोई और भी काम हो तो हम प्लम्बर जो है वो हम उपलब्ध कराएंगे और मेंटेनेंस करेंगे, क्योंकि डॉक्टरों की इतनी व्यस्तता के बाद अस्पताल के जो ये काम छोटे कामों के लिए तो हम हमारे पास मंदिर के प्लम्बर हैं, हम इनके जो है ये अपनी सेवाएं यहाँ पे देंगे और जब भी हमें इतला करेंगे तो हम इनको बताएंगे। और इसके बाद भी जब भी कोई और काम होगा, क्योंकि हम जब भी कोई भी कार्य होता है तो जो भी है वो अस्पताल को ही करते हैं और ये जन सहभागिता का जो रोल है, जन सहभागिता के द्वारा जो किया जाता है वो अस्पताल को ही किया जाता है। हाँ, जय अम्बे सेवा समिति के पदाधिकारी श्री सज्जन सिंह जी एवं उनके साथियों के और उनके ट्रस्ट के सहयोग से जेएलएन चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के एक बेसिक जो नीड जो होती है, वाटर कूलर, एक ठंडा पानी मिले। जिस तरह से हम जानते हैं कि गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं और वाटर कूलर हैं भी, लेकिन इतने पर्याप्त नहीं है जितना मरीजों का और मरीजों के अटेंडेंस हैं, क्योंकि कई 4-5 हज़ार जो मरीज के परिजन पर डे का एक होता है इनका आवागमन, और उन्हीं में सहयोग प्रदान करने के लिए इन्होंने जो है 4 वाटर कूलर अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से दिए हैं। और इन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि आगे भी अगर आवश्यकता पड़ी चिकित्सालय को उसके मरीजों की सेवा के लिए तो हमेशा तत्पर रहेंगे। पूरा चिकित्सालय प्रशासन इनका सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। सर, ये वाटर कूलर कहाँ पे लगने की वजह से संभव? ये अलग अलग है, जो है यूरोलॉजी में लगेगा, यूरोलॉजी में आज सुबह लगा दिया, कार्डियोलॉजी में लगेगा, ऊपर कोटेज में लगेगा,
तो जहाँ पहले से नहीं लगे थे या फिर ऐसे कूलर जो हो गए थे जो रिपेयरेबल डैमेज ज़्यादा उनकी लागत इतनी आ रही थी रिपेयर की, तो उसको ठीक करना ज़्यादा उचित नहीं होता था, उसकी जगह नया लगाए। इसी के साथ में आज एक जो है महिला के जो परिजनों जो कि यहाँ भर्ती रहे थे, उनके परिजनों ने भी एक वाटर कूलर और डोनेट किया है, जो अब ऊपर कोटेज वार्ड की जो है जहाँ भर्ती मरीज हैं उनके और उनके परिजनों के लिए लगाया जाएगा। अजमेर एसीबी ने सोमवार को जन शिक्षण संस्थान की निदेशिका को 20,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते ट्रैप किया है। निदेशिका के द्वारा संस्थान के कर्मचारी को उसके बढ़े हुए वेतन को देने के एवज में हर माह 4,000 रुपए अर्थात साल के 40,000 रुपए रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा था। साथ ही कर्मचारी द्वारा रिश्वत राशि देने से मना करने पर दबाव बनाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर कर्मचारी के द्वारा एसीबी को इसकी शिकायत दी गई, जिसके बाद इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। साथ ही एसीबी के द्वारा संस्थान की निदेशिका के आवास और कार्यालय पर भी जांच पड़ताल की जा रही है और उनसे पूछताछ जारी है। जन शिक्षण संस्थान में कर्मचारी शैलेंद्र कुमार ने हमें रिपोर्ट दी थी कि हमारे जन शिक्षण संस्थान की निदेशिका है, जो मेरे बढ़े हुए वेतन 14,000 से 26,000 वेतन हुआ, उसकी एवज में 4,000 रुपये प्रत्येक माह के 1 साल के 40,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रही है, जिस पर हमने सत्यापन करवाया, जिसमें 20,000 सत्यापन के दौरान देने की बात कही और आज हमें मतलब ट्रेप करने के दौरान 20,000 रुपये लेते हुए रिश्वत राशि को रंगे हाथों पकड़ा गया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB3 की अजमेर में हो रही शूटिंग विवादों में गिर गई है। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने अजमेर कोर्ट में परिवाद दायर किया है, जिसमें जज और वकीलों की छवि खराब करने, नियम
विरोध फिल्म की शूटिंग करने और आपत्तिजनक डायलॉग को लेकर कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। जॉली LLB 3 को लेकर पेश किए परिवाद में आज सुनवाई हुई। इसमें 6 लोगों को नोटिस जारी हुए थे, जिसमें अजमेर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, अजमेर DRM ऑफिस महाप्रबंधक धनखड़ और सिविल लाइन्स शो छोटू लाल तो कोर्ट में आ गए, लेकिन अक्षय कुमार, अरशद वारसी और फिल्म प्रोड्यूसर सुभाष कपूर नहीं आए। इसके बाद सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर अजमेर शहर यश बिश्नोई ने शूटिंग एरिया में नोटिस जारी लगाने के लिए आदेश दिए। अब इस मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई होनी है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी के खिलाफ दायर परिवाद में आज कोर्ट के करीब 101 वकीलों ने परिवाद दायर करते हुए कोर्ट की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए बताया कि अजमेर के DRM ऑफिस में हो रही जॉली LLB 3 की शूटिंग में मजिस्ट्रेट और वकीलों की छवि खराब करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस फिल्म की शूटिंग में कोर्ट रूम के अंदर मजिस्ट्रेट के अलावा वकीलों को आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को पैसे की खातिर भिड़ते हुए दिखाया है, इसके चलते वकीलों की छवि खराब करने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, नियम विरोध जाकर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग भी फिल्म प्रोड्यूसर के द्वारा किया जा रहा है। वकीलों का आरोप है कि अजमेर का DRM ऑफिस, जो कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और रेलवे का सबसे बड़ा ऑफिस होने के चलते रोजाना सैकड़ों लोगों को आने जाने की जरूरत यहाँ पड़ती है, लेकिन जब से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब से आम नागरिकों को इस परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, DRM ऑफिस का नाम बदलकर दिल्ली कोर्ट भी रखा गया है, जबकि इसके लिए केंद्र सरकार की परमिशन लेना भी जरूरी है। वकीलों का आरोप है कि जब कोर्ट की तरफ से अक्षय कुमार, अरशद वारसी, फिल्म प्रोड्यूसर को नोटिस भेजे गए थे, तभी DRM कार्यालय में प्रोडक्शन मैनेजर राकेश जायसवाल वहां पर मिले। उन्होंने अपने बाउंसर के साथ कोर्ट के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया, उन्हें अंदर जाने से रोका। बाद में उन्होंने खुद को अधिकृत बताते हुए नोटिस रिसीव किया। साथ ही जॉली LLB फिल्म 3 के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी, फिल्म प्रोड्यूसर सहित 6 जनों को नोटिस जारी किए थे। कोर्ट की ओर से भेजे गए नोटिस को फिल्म शूटिंग के एक प्रतिनिधि राकेश जायसवाल द्वारा रिसीव किया गया था, लेकिन उस रिसीविंग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। नोटिस को व्यक्तिगत ही सभी को लेना था। मंगलवार को न्यायालय में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, फिल्म प्रोड्यूसर को एक अवसर देते हुए दोबारा नोटिस जारी किए हैं। साथ ही DRM कार्यालय और प्रताप पैलेस में नोटिस चस्पा करने के भी कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं। नोटिस चस्पा होने के बाद कल मामले में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। मामला जो है वो यश बिश्नोई जी की अदालत में विचाराधीन था। मामला था जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं चंद्रभान सिंह राठौड़ बनाम अक्षय कुमार। जो फिल्म जॉली LLB 3 चल रही है उसके अंदर जो है अक्षय कुमार जो अभिनेता है और उसमें अरशद वारसी और फिल्म के जो डायरेक्टर है संजय कपूर, उनके खिलाफ जो दावा जो पेश किया गया था उसमें आज सुनवाई थी। और मामले के हिसाब से जो है आज उनकी जो तामीली जो है उनके किसी डिप्टी मैनेजर राकेश जायसवाल ने करना बताया था, परंतु उसे न्यायालय ने पर्याप्त तामीली नहीं मानी। इसलिए आज माननीय न्यायालय ने आदेश किया है कि जो उनका जो होटल है जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं प्रताप पैलेस, वहाँ और जहाँ शूटिंग स्थल जो है DRM कार्यालय उत्तर पश्चिमी रेलवे का, वहाँ पर चस्पानगी से इनको तामील कराया जाएगा। और मामले की सुनवाई कल रखी गई है। आज राज्य सरकार की ओर से मैंने विवेक पारेश्वर लोक अभियोजक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर DRM कार्यालय और भारत सरकार की तरफ से जो है बसंत विजयवर्गीय जो अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति दी है और कल मामले का सुनवाई। कल जॉली LLB 3 के संदर्भ में परिवाद पेश किया था, दावा पेश किया था, उसको आज तामील पर हाजिरी देनी थी। अक्षय कुमार, अरशद और सुभाष कपूर को देनी थी। इन तीनों के मैनेजर रोहित जायसवाल नामक कोई व्यक्ति है जिसने नोटिस ले लिया अदालत के, और अदालत के नोटिस लेने के बावजूद भी न्यायालय में 12:30 बजे तक उपस्थित नहीं हुए। अब उसने किस हैसियत से वो नोटिस लिए, चलो कोई बात नहीं, ले भी लिए तो उनके प्रतिनिधि आते हैं, उनका वकील आता है, कोई न्यायालय में उपस्थित होता। अब न्यायालय ने उनकी तामील प्रॉपर नहीं मानते हुए कल चस्पानगी के आदेश दिए हैं। कल इस प्रकरण की सुनवाई पुनः होगी और जहां अक्षय कुमार और दूसरे ठहरे हुए हैं कलाकार और जहां शूटिंग सेंटर है वहां चस्पानगी के आदेश किए हैं, वहां अदालत के नोटिस चस्पा होंगे कल और कल की सुनवाई होगी। न्यायालय देखते हैं क्या आदेश करता है। अजमेर में टाटा पावर के द्वारा लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाकर किस तरह से लापरवाही की जा रही है, इसका जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण BK कॉल नगर के मुख्य रोड पर देखने को मिल रहा है, जहां पर बीचों बीच सड़क पर बना DP बॉक्स आम जनता के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। कई बार स्थानीय लोगों और दुकानदारों के द्वारा टाटा पावर और अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को सड़क पर बने इस DP बॉक्स की शिकायत भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण
आम लोगों की जान के लिए अब यह खतरा बनता जा रहा है। बीके कॉल के व्यापारी प्रवेश अग्रवाल ने बताया कि कुछ दिन पहले भी उनकी दुकान के बाहर बीच सड़क पर बनी डीपी बॉक्स में जोरदार धमाके के साथ चिंगारियां निकलने लगी थी, जिसके चलते न सिर्फ उनके आसपास के क्षेत्रवासियों में डर का माहौल पैदा हो गया, बल्कि उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों पर भी इसका गलत असर पड़ा। प्रवेश अग्रवाल का कहना है कि पिछले 1.5 साल से कई बार इस डीपी बॉक्स में चिंगारियां निकली हैं और जिसके कारण लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी ना तो टाटा पावर और ना ही अजमेर डिस्कॉम के द्वारा अभी तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही की गई। मैं गोकुलधाम के सामने से बोल रहा हूँ। मेरा नया प्रतिष्ठान खुला है अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसमें पटाखे बोले और उसके लिए ये फीडर है मेरी दुकान के बीच में बेसिकली, जिसके लिए मैंने टाटा को 20 जनवरी 2023 को मैंने एप्लीकेशन दी थी, जिस पे वो आए, देख के गए, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमको ये कह के टाल दिया गया कि ये लाइन अभी हमको हैंडओवर नहीं हुई है, इसको AVNL करेगा। फिर हम लोगों ने 23 अगस्त को 2023 में हमने AVNL में भी एप्लीकेशन दी, जिस पे वो आए, वेरीफाई करा, बोले हम करेंगे भी, पर उस पर अभी तक कोई कार्यवाही हुई नहीं है। आज ऐसे में जब अगर कोई जनहानि होती है, कोई माल की हानि होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोनों AVNL भी अपने हाथ खड़े कर रहा है, टाटा भी अपने हाथ खड़े कर रहा है। आज मेरा नया प्रतिष्ठान है, सुबह सुबह कस्टमर निकल रहा है, उसके सामने ऐसी चीज़ हो गई, कस्टमर भी डर रहे हैं, हम भी डर रहे हैं। आज अभी गर्मी है, बारिश का समय आ रहा है, तो क्या मैं मेरा प्रतिष्ठान बिल्कुल बंद करके बैठ जाऊँ उस समय? मेरे को इसका जवाब चाहिए। मैंने इसके लिए राजस्थान उसमें भी कंप्लेन लगाई, मुख्यमंत्री उसमें पोर्टल पे, वहाँ से भी जवाब यही आया, मेरे पास फ़ोन आया टाटा से कि लाइन हैंडओवर नहीं हुई है, होएगी जब करेंगे। पर ऐसे में कौन जिम्मेदारी लेगा? आज अगर मेरे किसी ग्राहक को नुकसान हुआ, मेरे को हुआ, मेरी दुकान को हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मीटर भी बिल्कुल नीचे लगाए हुए हैं सर, देखिए बिल्कुल डब्बे पे मीटर लगाए हुए हैं, नंगे वायर जा रहे हैं और उसके लिए बोल रहे हैं ये तो ऐसे ही जाएंगे। आज मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर सीधा क्रॉस नहीं कर सकता कोई बिल्डिंग को, पर ऐसे वायर जा रहे हैं। आज किसी को भी कुछ हुआ, आज इन्हीं की लेबर काम कर रही है, इनको हुआ तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने शिकायत दी? मैंने शिकायत सबको दी, AVNL में भी दी, टाटा में दी, पर कहीं से भी संतोष जवाब नहीं मिल रहा है। कितने टाइम से परेशान हो रहे हो आप? सर, मेरे को आज 1.5 साल हो गया। 20 जनवरी 2023 को मैंने पहली एप्लीकेशन लगाई थी। मेरे पास व्हाट्सएप पे सारे प्रूफ हैं, मैंने अफसर्स को व्हाट्सएप करे हुए हैं। आज मैं अगर वो बोलूँ तो सबके ऊपर आएगा। आज मैं किस किस को लूँ, किस किस को मैं CC में डालूँ, बताइए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।